जोहार झारखंड। मुझे आशा है कि आप लोग सभी कुशल मंगल होंगे और अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। क्या आपको पता है दोस्तों राष्ट्रपति शासन क्या होती है? तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति शासन कैसे काम करती है, क्यों मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये सारे चीजों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, तो चलिए अंत तक जरूर सुनिएगा। इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं, जैसे कि एक राज्य के एक बड़े घर यानी लोकतंत्र में क्या घटित होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अगर राज की कहानी स्टार्ट करें तो जब घर की चाबी दिल्ली चली गई। कल्पना कीजिए कि भारत एक बहुत बड़ा परिवार है जिसमें कई छोटे छोटे घर यानी राज्य है। हर घर का अपना एक मुखिया होता है जिसे हम मुख्यमंत्री कहते हैं। उस घर को चलाने के लिए एक नियम पुस्तिका होती है जिसे संविधान कहा जाता है। उसी घर में एक बड़ा बुजुर्ग भी बैठा होता है जिसे राज्यपाल कहते हैं। राज्यपाल का काम शासन करना नहीं बल्कि यह देखना कि मुखिया यानी मुख्यमंत्री नियम पुस्तिका के हिसाब से घर चला रहा है या नहीं। एक दिन अगर संकट की बात करें, इसे आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे, इसलिए मैं ऐसे बता रही हूँ। एक दिन घर में झगड़ा हो जाता है। या तो मुखिया के पास बहुमत नहीं रहता है यानी परिवार के आधे से ज्यादा लोग उसकी बात मानना बंद कर देते हैं, या फिर मुखिया नियम पुस्तिका को ताक पर रखकर मनमानी करने लगता है। राज्यपाल चुपचाप यह सब देखते हैं और दिल्ली में बैठे महामहिम राष्ट्रपति को एक चिट्ठी लिखते हैं, चुप से, साहब इस घर की हालत ठीक नहीं है, यहाँ नियम टूट रहे हैं और कहीं भी मुखिया बात नहीं सुन रहा है, यहाँ अब शासन चलाना मुश्किल है। अब फिर बात आती है राष्ट्रपति चिट्ठी जैसे ही पढ़ते हैं एक आदेश जारी रखते हैं। अनुच्छेद 356 लागू किया जाता है। जैसे ही यह आदेश आता है कि मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों को घर से बाहर जाना पड़ता है, उनकी सत्ता छीन ली जाती है। अब घर की तिजोरी और फैसलों की चाबी राज्यपाल के पास आ जाती है, लेकिन राज्यपाल खुद फैसले नहीं लेते हैं। वे दिल्ली में बैठे राष्ट्रपति और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर काम करते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा घर के मुखिया को सस्पेंड करने के बाद पूरे खानदान की पंचायत संसद में पूछना पड़े। दिल्ली में बैठी लोकसभा और राज्यसभा 2 महीने के अंदर इस फैसले पर अपनी मोहर लगाती है। अगर पंचायत कह दे कि हाँ फैसला सही है, तो अगले 6 महीना तक वह सीधे दिल्ली से चलता है। अब उस राज्य के लिए नियम उस राज्य की विधानसभा में नहीं बनते। अब दिल्ली की संसद तय करती है कि राज्य का बजट क्या होगा, वहाँ कौन से नए कानून लागू होंगे। पुलिस और प्रशासन अब सीधे राज्यपाल के आदेशों का पालन करने लगती है। यह स्थिति हमेशा के लिए नहीं रहती है। जैसे ही घर के हालात सुधरते हैं या चुनाव का समय आता है, लोग फिर से वोट डालते हैं और एक नए मुखिया मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं। जैसे ही नया मुखिया शपथ लेता है, राष्ट्रपति द्वारा आदेश वापस ले लेते हैं। राज्यपाल पीछे हट जाते हैं और घर की चाबियां फिर से नए मुख्यमंत्री को सौंप दी जाती है। क्या पता है दोस्तों, झारखंड के इतिहास को देखें तो राष्ट्रपति शासन की ये कहानी यहाँ 3 बार दोहराई गई है। पहली बार 2009 में राज्य बनने के करीब 9 साल बाद पहली बार ऐसी स्थिति आई। शिबू सोरेन जी एक उपचुनाव हार गए थे और किसी दल के पास सरकार बनाने का स्पष्ट रास्ता नहीं था। तब करीब 1 साल तक राज्य सीधे दिल्ली के निर्देश पर चला। फिर दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगती है झारखंड में 2010 में। कुछ ही महीनों के अंतराल के बाद फिर राजनीतिक अस्थिरता हुई और राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। फिर तीसरी बार लगती है 2013 में, जब अर्जुन मुंडा जी की सरकार से गठबंधन सहयोगी ने समर्थन वापस ले लिया था। तब फिर से घर की चाबी कुछ महीनों के लिए राज्यपाल के पास रही थी। कहा जाता है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान झारखंड में सड़कों और बुनियादी ढांचा के अटके हुए कामों में तेजी आई थी, लेकिन क्योंकि अधिकारियों पर सीधा दबाव था, जो विधायक और मंत्री हर समय सत्ता को
खींचातान में रहते थे। उनका जनता बीच में का ही मौका बाजार में ही विधानसभा को निलंबित सस्पेंड थी। सैयद सिफ्ते रजी, MOH फारूक और डॉक्टर सैयद अहमद जैसे राज्यपालों ने इस दौरान राज्य का कार्यभार संभाला। झारखंड की राजनीति में गठबंधन की सरकार के कारण राष्ट्रपति शासन एक महत्वपूर्ण अध्याय रहा है। मुझे आशा है कि आप लोग को मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आ गई है। नहीं समझ में आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए ताकि मैं बेहतर तरीक़ा से आपको फिर से समझाऊँ। थैंक यू।